बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 18 मई है और दिन है सोमवार का। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि साइफ़र जिसकी बुनियाद बना इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने का, और उसकी कॉपी, बाकायदा उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, वो आज ड्रॉप साइट, एक वेबसाइट है, उन्होंने वो पब्लिश कर दी है। और उसके अंदर एग्जैक्टली इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक हुई है। वो जो जुमला था, जो यही था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में सब चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए टफ गोइंग होगी आगे। तो वो थोड़े से मंदरजात आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो डेडलाइन थी 3 दिन की हुकूमत की, वो डेडलाइन ख़त्म हुई है। तो आज उन्होंने एक ज़बरदस्त एहतजाज किया है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और जैसे महमूद अचकज़ई ने कहा था कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, और उन्होंने नहीं चलने दी। और अब कल अडयाला जेल के बाहर पीटीआई एक बड़ा शो करने जा रही है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी शायद आपने देखी होगी। जो एफआईए के जो एहलकार थे, उन्होंने एक सराफा बाज़ार सदर कराची में एक दुकान के ऊपर जब छापा मारा था तो उनको थप्पड़ वगैरह मारे थे। उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो साइफ़र वाला मामला है, मुख्तसर ज़ाहिर है तो ये हकीकत थी। इसके ऊपर इमरान खान ने बहुत बात की। इसके ऊपर जो केस बना उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए, और अब ट्रायल कोर्ट से भी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, जो उसका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, जो वैसे तो वो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो क्रक्स है वो मैं ज़रा आपके सामने शेयर करता हूँ। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे असद मजीद, उन्होंने ये साइफ़र लिखा था, और उसके मुताबिक, वैसे तो ये कोडिंग वर्ड्स होती है लेकिन इसको डी क्लासीफाई किया गया था। और उसके मुताबिक उनका ये जो जुमला है उसके वो ये कहते हैं कि आज मेरी साउथ एशिया के लिए अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू के साथ ज़ोहराने पर मुलाकात हुई। उनके हमरा नायब मुआवन वज़ीर ख़ारजा लेस वेगरी भी थे, और मेरी जानिब से DCM और AC और कौंसलर शरीक थे। यानी ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इब्तदाई गुफ्तगू में डोनाल्ड लू ने यूक्रेन बहरान पर, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी और असल मामला यही था। इमरान खान की हुकूमत जाने की वजह जो साइफ़र के ज़रिए सामने आई है वो यही है कि इमरान खान रूस क्यों गए थे, और अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगी थी, और इसी के बाद ये सारी मीटिंग हुई। वो कहते हैं कि इब्तदाई गुफ्तगू में डोनाल्ड लू ने यूक्रेन बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ यानी अमेरिका में और यूरोप में लोग इस पर काफ़ी तशवीश रखते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इतना जारहाना गैर जानिबदार मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। यानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि इसमें किसी की साइड नहीं लेनी और गैर जानिबदार रहना है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना एग्रेसिवली गैर जानिबदार क्यों हैं, आपकी औकात क्या है, यानी दूसरे अल्फाज में ये था। और उन्होंने कहा कि ऐसी गैर जानिबदारी मुमकिन भी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें ये मौक़िफ़ हकीकतन गैर जानिबदार दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर को वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपका जो मौक़िफ़ है वो न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, लेकिन हमें ये गैर जानिबदार दिखाई नहीं देता। उन्होंने बताया कि NSC के साथ अपनी गुफ्तगू में ये बात बिल्कुल वाज़ेह महसूस होती है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है, यानी उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और उन्होंने ये कहा कि ये तासुर है कि ये जो पॉलिसी है ये अकेले इमरान खान की है। फिर वो कहते हैं, मज़ीद उन्होंने कहा कि उनके ख़्याल में ये मौक़िफ़ इस्लामाबाद में जारी जो सियासी सूरत हाल है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म को अवामी सतह पर वो एक मौक़िफ़ देना चाहते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी, वो जलसों में जा रहे थे और इसके ऊपर वो बात भी कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि वो इस वजह से इमरान खान जो है वो बहुत हार्ड स्टांस ले रहे हैं। एम्बेसडर असद मजीद कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि ये सूरत हाल की दुरुस्त तशरीह नहीं, क्योंकि यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ एजेंसीज़ के दरमियान तफसीली मुशावरत का नतीजा है। यानी ये अकेले इमरान खान का फ़ैसला नहीं है, ये तमाम हमारे जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तफसीली मुशावरत के बाद हमारा यूक्रेन के मामले पर यह मौक़िफ़ है, ये एम्बेसडर कहते हैं। फिर वो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में कभी भी अवामी सतह पर सफारतकारी करने का तरीका इख्तियार नहीं किया गया, लेकिन यानी जलसों वगैरह में इमरान खान जो बात कर रहे हैं ये कभी ऐसा नहीं हुआ। सियासी जलसे में वज़ीर आज़म के रिमार्क्स दरअसल इस्लामाबाद में यूरोपीय सफ़ीरों के उन अवामी ख़त के रद्दअमल में थे जो सफारती आदाब और प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था। यहाँ के यूरोपियन जो एम्बेसडर थे उन्होंने कुछ खतूत लिखे थे, उस पर इमरान खान ने अपने रद्दअमल का इज़हार किया था।
और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हो या अमेरिका, किसी भी सियासी रहनुमा के लिए ऐसी सूरत हाल में अवामी जवाब देना नागुज़ीर होता है, यानी ज़रूरी होता है। फिर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कहा, मैंने डोनाल्ड लू से पूछा, एम्बेसडर असद मजीद कहते हैं साइफर के अंदर, कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्दअमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की गैर जानिबदारी थी, यानी जो वोटिंग हुई थी पाकिस्तान ने उससे अब्सटेन किया था। उन्होंने दो टोक अंदाज में इसकी नफ़ी की और कहा कि असल वजह वज़ीर आज़म इमरान खान का मॉस्को का दौरा था। अब ये चीज़ साइफर के अंदर लिखी हुई है कि असल वजह जो उनको असल प्रॉब्लम थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया का दौरा था। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा वज़ीर आज़म का ज़ाती फ़ैसला समझा जा रहा है, बसूरत दीगर आगे चलना मुश्किल होगा। ये अब लाइन है, पूरा साइफर जो आया था उसके अंदर ये बॉटम लाइन है, ये उसका क्रक्स है कि डोनाल्ड लू ये कहता है कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये बेसिकली वो एड्रेस कर रहे थे। और तेरे अदम एतमाद आई क्यों थी, उसके पीछे क्या वजूहत थी, वो इमरान खान बड़ी तफसील से बता चुके हैं। लोगों के जहनों में वो चीज़ फिक्स हुई है और आज उसका डॉक्यूमेंटेड सबूत भी आ चुका है। और वो ये कह रहा है कि सब कुछ माफ़ हो जाएगा अगर इमरान खान इक़्तिदार से निकल जाता है तो अब सब कुछ माफ़ करवाने के लिए इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना तो ज़रूरी था। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तो ये इमरान खान का ज़ाती फ़ैसला है तो फिर आगे चलना मुश्किल होगा, ये भी वो उसका जिक्र करते हैं। फिर वो साइफर के अंदर असद मजीद लिखते हैं कि वो कुछ देर रुका डोनाल्ड लू, और फिर उसने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि उनका रद्दअमल भी ऐसा ही होगा, यानी यूरोप का भी इसके ऊपर ऐसा ही रद्दअमल होगा। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मेरे ख्याल में इमरान खान की यूरोप में और अमेरिका में तन्हाई बहुत बढ़ जाएगी, यानी उनको ना यूरोप में कोई सपोर्ट होगी ना अमेरिका में होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। डोनाल्ड लू ने मजीद तबसरा किया कि ऐसा महसूस होता है कि वज़ीर आज़म का मॉस्को का दौरा बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान तय हुआ और इब्तिदा में उन्होंने सदर पुतिन से मुलाकात की कोशिश की जो कामयाब न हुई, और जिसके बाद उन्होंने मॉस्को जाने का फ़ैसला किया। अब ये बात ज़ाहिर इमरान खान वहाँ गए थे बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना में, और डोनाल्ड लू ये कहता है कि वहाँ उन्होंने सदर पुतिन से मुलाकात की कोशिश की थी, वो नहीं मिले, तो फिर इसलिए वो रशिया गए थे। अच्छा, ये जो रशिया इमरान खान गए थे इसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन हुई थी। दोनों सिविल और मिलिट्री क़यादत, वजारत ख़ारजा, यानी इमरान खान ये बात रिकॉर्ड पे कह भी चुके हैं। और जब इमरान खान की इक़्तिदार ख़त्म हुआ था तो उसके बाद 9 अप्रैल को जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो 16 अप्रैल को हमारी उनसे बनी गाला में मुलाकात हुई थी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि रशिया जाने से पहले उन्होंने तमाम जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे इससे पहले पाकिस्तान के, जो यानी रेलिवेंट लोग थे, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया कि क्या पाकिस्तान को क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, क्या हमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाना चाहिए, और एक तो वो फैसला हुआ था। फिर जब जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन अटैक हो गया। और वो इमरान खान ये कहते हैं, वो बनी गाला में उन्होंने हमें ये बताया था कि वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त दोबारा जो मिलिट्री क़यादत थी उस वक्त की, उनसे भी पूछा कि अब जब अटैक हो गया है तो हमें जाना चाहिए, तो कहा गया कि बिल्कुल जाना चाहिए जो प्लान है। और जब वो वहाँ गए तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने जो तकरीर की थी वो भी वो बिल्कुल बरक्स थी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये माहौल बनाया गया और अब तो वो सामने भी आ चुका है। पॉइंट ये है कि इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है। पहले कहा गया कि साइफर है नहीं, फिर कहा गया कि जी साइफर को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, फिर कहा कि ये तो मामूली चीज़ है, इस तरह की धमकियाँ तो आती रहती हैं। तो अब जब इस साइफर की कॉपी सामने आ चुकी है तो उसके बाद अब किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था उसके पीछे कौन था। और इमरान खान जो बात कर रहे थे कि ये अमरीकी साजिश थी, वो साजिश आज उसके ऊपर ठप्पा लग गया है, मोहर लग गई है, और अब इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो ये वैसे तो साइफर की बड़ी लंबी, वो एक 3-4 पेजेस की है, वो तफसील है, लेकिन उस जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर है, यही वाला जो पैराग्राफ है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये तो आज इसकी विंडिकेशन हो गई है। दूसरा, अब बात करते हैं कि जी साइफर के नतीजे में जो इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था उसके बाद से पाकिस्तान एक दिन के लिए भी संभल नहीं सका, और आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर इनस्टेबल है और IMF के रहम करम पर है। और वो किस तरह है वो पिछली वीडियो में सनाउल्लाह साहब के साथ आपकी तफसील से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। उस पर बात नहीं करते। बात ये करते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल के फिर जेल में डाल दिया गया, फिर उनको बंद कर दिया गया, फिर उनको आइसोलेट कर दिया गया, फिर उनको केसेस नहीं लगने दिए गए,
और ये कई लंबा अरसा गुजर चुका है, कई माह गुजर चुके हैं कि इमरान खान से ना उनके वकीलों की मुलाकात हो पा रही है, ना उनकी फैमिली की मुलाकात हो पा रही है। तो अब बिल आखिर पिछले हफ्ते से हमने देखा कि कुछ हलचल शुरू हुई। पीटीआई की क़यादत से जो लोगों की उम्मीदें थी वो दोबारा एक्टिव हुए, और सुहेल आफरीदी ने एक हफ्ते का टाइम दिया था, वो हफ्ता कल ख़त्म हो रहा है। महमूद खान चौधरी ने 3 दिन का वक्त दिया था, जुमे वाले दिन, वो 3 दिन का वक्त आज ख़त्म हुआ है। तो आज एक तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, तगड़ा एहतजाज हुआ, यानी उन्होंने कहा था हम नहीं चलने देंगे, उन्होंने नहीं चलने दिया। और अब ये सिलसिला ज़ाहिर जारी रहेगा, ये कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और पार्लियामेंट के अंदर वो भरपूर इसके ऊपर टफ टाइम देंगे। आज ही अदालत में, चूँकि इमरान खान का जो केस है जिसमें जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसके अंदर अब इनका प्लान या वारदात यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मर्जी के जजेस हैं, तो हाई कोर्ट से यानी इमरान खान की अपील के ऊपर फ़ौरन फैसला सुनाया जाए। उसी तरह जिस तरह एक ट्रायल उनका हुआ था, जल्दी जल्दी में हुआ था और जल्दी जल्दी में उन्होंने फैसला सुना दिया, अब वो जल्दी जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला सुना के मामला आइनी बेंच में भेज के आइनी बेंच से उसके ऊपर मोहर लगवा के इस मामले को ख़त्म कर देंगे, यानी इस पर, ताकि इमरान खान के पास अपील का कोई ऑप्शन ना रहे और वो हमेशा के लिए इस केस में जितनी उनको सज़ा है वो काटते रहें। ये प्लान है। और अब पीटीआई को ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा है, तो वो उसमें उन्होंने आज ये दरख्वास्त दी है कि इस मामले पे इमरान खान से मशवरा करना चाहते हैं, वकील मिलना चाहते हैं, और इस मामले को यानी उन्होंने इल्तवा की बात की है कि इसको हमें वक्त दिया जाए, ताकि वो जो उनका प्लान है उसके मुताबिक ना चले। लेकिन जस्टिस डोगर बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना वक्त नहीं देना है, और वो कोशिश करेंगे कि 20 तारीख से इसके ऊपर मुसलसल समातें करके इमरान खान को हाई कोर्ट से तो एटलीस्ट यानी उसका उनके खिलाफ फैसला हो, और फिर आइनी बेंच पे चला गया तो आइनी बेंच में भी आपको पता है कि वहाँ पे जस्टिस डोगर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसी मकसद के लिए उनको लाया गया है, बिठाया गया है, तो वो यही करेंगे। तो एक तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा वैसे माहौल तो बन गया है एहतजाज का, पार्लियामेंट के अंदर भी, अदालतों में भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी एहतजाज कर रहे हैं, और कल फिर सड़कों पर ज़ाहिर जो अडयाला जेल की कॉल है वो भी होगी। तो अब एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। अब इसमें जो पस पर्दा कुछ मालूमात यही हैं कि उनसे रब्ता किया गया और उनको कहा गया है कि अगर आपने एहतजाज किया तो आपके लिए बहुत सख्त रद्दअमल होगा और सख्त नताइज होंगे, ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। अब देखते हैं कि सुहेल आफरीदी हों या पीटीआई हों, वो कितना इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं या इसके ऊपर क्या करते हैं। ज़ाहिर है वो कल जब चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन एहतजाज होना है, उनका प्लान अपनी जगह पे मौजूद है। तीसरी चीज़ जो है वो नाज़रीन इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई कराची के सराफा बाज़ार में, एक दुकान के ऊपर FIA की टीम ने छापा मारा और एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें जो FIA का SHO है वो वहाँ पे उन्होंने जो दुकानदार है उसको थप्पड़ मारे, और उससे एक बहुत ज़्यादा यानी सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम बरपा हुआ कि किस तरह FIA के एहलकार हों या जो भी सिक्योरिटी एहलकार हों, जो रियासती एहलकार हों, वो अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। लेकिन ज़ाहिर है हमारा ये काम है कि हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएं कि इसमें दरअसल है क्या, मामला क्या है। तो उसकी ज़रा तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ कि हुआ क्या था। बेसिकली ये सराफा बाज़ार कराची में गज़नफ़र ख़ान रोड है, इसके ऊपर ये दुकान है जिसके बारे में जो FIA है, FIA की टीम है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मर ने ये बताया कि यहाँ पे चांदी की स्मगलिंग का काम होता है, चांदी बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से स्मगल होती है और यहीं से सारा इसका लेन देन होता है। तो FIA की टीम जब पहुंची वहाँ पे तो उन्होंने जो सराफा बाज़ार के जो दुकान के पहले लोग थे, ये इमरान डायमंड नाम की दुकान है, इन्होंने रेजिस्ट किया। FIA के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने रेजिस्ट किया, और बहुत ज़्यादा जब रेजिस्टेंस हो गई तो फिर जब रेजिस्टेंस होती है तो फिर फोर्स का इस्तेमाल होता है, तो उस नतीजे में फिर SHO जो है उन्होंने थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, यानी आप अगर रेजिस्टेंस भी है तो उसका एक तरीक़ाकार है और उसके तहत जो है वो आपने उस जो आप जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उससे आपने सबूत इकट्ठे करने हैं, अदालत में पेश करना है और अदालत ने फ़ैसला करना है। वहाँ पे फ़ैसला नहीं हो सकता, वहाँ पे थप्पड़ नहीं मारे जा सकते, तशद्दुद नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल वो चूँकि तशद्दुद वाला मामला ज़्यादा हुआ, लेकिन उसकी जो स्टोरी है पीछे वो यही है कि ख़बर थी कि जी जो चांदी का वहाँ पे कारोबार होता है और 100 किलो चांदी जो है वो वहाँ पे शायद ख़रीदी जा रही थी, और एक बैग था वहाँ पे जिसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए कैश था। और वो उस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि वो उस बैग के अंदर वो जो एक शख्स था जो ख़रीदार था,
वो जो है वो कैश उसका था, यानी बैग उसका था, और वो बाद में वो बैग लेके भागने की भी उसने कोशिश की। और जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो लोग इकट्ठे हो गए। जो मार्केट ज़ाहिर है सराफा बाज़ार है, तो वो सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो उसके बाद जो एफआईए के एहलकार हैं उन्होंने उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, एफआईए वाले कुछ रेजिस्ट नहीं कर सके। और जो बैग है, पहले वो शख्स बगैर बैग के भागने की कोशिश की, उसको एक एफआईए एहलकार ने पकड़ा, उसको यानी उसे तो कोप किया। और जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो फिर वही बैग लेके, वो कैश लेके वो बंदा भाग गया। फिर ये हुआ कि एफआईए की जो टीम है उनको एक दुकान में बंद कर दिया। टोटल 6 लोग थे इस टीम के अंदर। और उसके बाद जब उनका ये दावा है कि 3 से 4 घंटे तक दुकान में बंद कर दिया गया। उसके बाद जो सामान था, जो छापा मारना था, जो कलेक्ट करना था, रिकवर करना था, वो गायब किया गया। फिर दुकानदार दोबारा आया और उसने आगे कहा कि देखें जी, ये आप देख लें, जो भी आपने करनी है, तलाशी करनी है, या जो भी आपने चीज़ें इकट्ठी करनी है। और सामान जो है वो गायब कर दिया। 4 घंटे लोगों को जो एफआईए की टीम है इनको हफ्से बेजा में रखा। अच्छा, इसी जगह पे कुछ अर्सा पहले 400 किलो चांदी जो है वो रिकवर हुई। और वो जो मुलजमान हैं वो पकड़े गए हैं, उनका जुडिशल रिमांड पे वो जेल भी चले गए हैं। और जब वो दुकानदार वापस आया तो उसने उसकी दुकान के अंदर जो 15 किलो चांदी थी वो दिखाई कि जी ये 15 किलो चांदी है, और ये हमारे पास यानी स्मगल्ड नहीं है। उनका ये दावा था। इंफॉर्मेशन ये थी कि 100 किलो चांदी है, जिसको एफआईए की टीम जो है वो वहाँ पे पहुंची थी और रिकवर करने पहुंची थी। लेकिन बहरहाल ये जो मामला हुआ वो ये हुआ कि एफआईए की टीम का ये जो छापा था, ये उन ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने नाकाम बनाया। और ये सारा जो ऑपरेशन था ये 3 से 4 घंटे रहा। यानी 3 से 4 घंटे तक जो एफआईए की टीम है वो बंद भी रही, वहाँ मौजूद भी रही। ये यानी 3 से 4 घंटे की फुटेज है जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करता रहा। लेकिन हुआ ये कि उसके अंदर सिर्फ उन्होंने जो सराफा बाज़ार जो दुकानदार जो उनका सीसीटीवी कैमरा था, उसके अंदर से उन्होंने सिर्फ थप्पड़ मारने की फुटेज निकाल के वो सोशल मीडिया पे वायरल की। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर शोर मचा और उन एहलकारों के खिलाफ एक इंक्वायरी भी खुल गई है। लेकिन जो 4 घंटे की फुटेज और उसके हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो अभी तक उसके ऊपर तहकीकात होनी है। और वो जो फुटेज है वो सामने आनी है, वो अभी तक सामने नहीं आ सकी है। तो ये बेसिकली मामला है। और इसमें चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे ये जो स्मगलिंग का काम होता है, फिर इसमें ज़्यादा काम जो है वो कैश की सूरत में होता है। 1.5 करोड़ रुपए का कैश का बैग जो उसमें नज़र आ रहा है फुटेज के अंदर, वो लेके वो बंदा भाग गया। और उसमें टैक्स चोरी होती है। और एफआईए के जो ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि ये इतना बड़ा कारोबार है और इतने बड़े कारोबारी लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपए की एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश की सूरत में। जब उनके आप टैक्स रिटर्न्स देखते हैं तो पूरे उनका यानी 1.5 से 2 लाख रुपए का टैक्स होता है। यानी अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का काम करके टैक्स वो जो है वो कम, क्योंकि कैश के ऊपर काम होता है। और इसी के खिलाफ जो एफआईए एक्शन लेती है। और फिर इसमें और भी बहुत सारे जो एक माफिया की तरह चीज़ें ऑपरेट करती हैं। और इसी को रोकने के लिए वैसे तो ठीक है, पाकिस्तान में पुलिस हो या एफआईए हो या जिस तरह भी ये इदारे काम कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा काम ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सके। लेकिन उसके बावजूद अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पे बहुत गर्म है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो असल मामला है, जो असल फुटेज है 3 से 4 घंटे की, क्या वाकई इस दावे में सच्चाई है या नहीं है, ये तो ज़ाहिर है जब तहकीकात होंगी तो सामने आएगा। लेकिन एक साइड ये सोशल मीडिया का एक मामला है, एक आप नेगेटिव पहलू ये कह लें कि इसमें एक ही साइड ऑफ द पिक्चर के ऊपर जो है लोग अपनी राय बना लेते हैं। दूसरा जो सच है, ये दूसरा पहलू है, वो सामने आते आते वो कहते हैं सच सामने आते आते झूठ जो है वो मैदान मार जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बहरहाल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कोई और अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।